हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर, सेम है आपका फिफ्थ, कोड है आपका 5004, एक्ट है आपका लैंड लॉ यूपी, रेवेन्यू कोड 2006, जिसे हिंदी में उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग 2006 कहते हैं। क्वेश्चन है आज का हमारा वेरी शॉर्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है। दूसरी बात, मैं यहां पर आपको वह क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में सर्वाधिक बार पूछे गए हैं और जिनकी आने की जो संख्या है, जो परसेंटेज है, वो 70% प्लस बना रहता है। ठीक है। दूसरी बात, आज के जो क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन है जो अभी अब से पहले मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ठीक है, उन सभी का एक बार मोटा मोटी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, आपका जो पावर है, कैचिंग पावर है, वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। आज के जो मैंने क्वेश्चंस रखे हैं वेरी शॉर्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, गिने चुने क्वेश्चंस रखे हैं और आपकी नॉलेज को बूस्ट कर देंगे, आपकी नॉलेज को बढ़ा देंगे। ठीक है। दूसरी बात, आगे चलते हैं। आपने अब से पहले जो वीडियोस डाली हैं, अगर उसमें आपको समझ नहीं आया है और कोई भी डाउट है, यहां पर क्लियर होने वाला है। दूसरा, आपका जो भी बेस है वो आज और मजबूत हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने कराया था बेस क्वेश्चन, और ये समझ लो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ वेरी शॉर्ट के साथ साथ आपका बेस भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को आप काट के मत देखना, चाहे स्पीड बढ़ा लेना अपनी वीडियो की, काट के मत देखना। ठीक है। वीडियो में चलने से पहले अगर आपने रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम के व्हाट्सएप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे फॉलो कर लो। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है या आप निकाल नहीं सकते हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करो, हम आपके व्हाट्सएप नंबर पे स्पेशल भेज देंगे। दूसरा, आप लाइक बहुत कम करते हो, ठीक है, आप प्लीज लाइक किया करो। ठीक है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बहुत कम है परसेंटेज में सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को हमारी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो हमसे परचेज कर सकता है दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके। ज्यादा बात न करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और पुनः एक बार आपसे कह रहा हूं, चाहे स्पीड अपने वीडियो की बढ़ा लेना, लेकिन काटने का प्रयास नहीं करना। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, आबादी या ग्रामीण आबादी किसे कहते हैं। आबादी, जनसंख्या। ठीक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र रहने वाले कृषक आबादी किसे कहते हैं। इस प्रकार से भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस दे देगा। आगे चलते हैं। आबादी, आबादी या ग्रामीण आबादी को संहिता की धारा 4(1) से अभिप्राय है या 4(1) में परिभाषित किया गया है। दोनों में से आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हो कि वह स्थानीय क्षेत्र जो ग्राम के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया हो तथा उस ग्राम के निवासियों का जीविकोपार्जन का साधन कृषि या कृषि पर आधारित उत्पाद या शारीरिक श्रम पर निर्भर हो। यहां पर क्या बोला गया है इसे हम समझा देते हैं। सबसे पहले बोला है पॉइंट नंबर 1, आबादी वाला क्षेत्र, आबादी वाला क्षेत्र राजस्व विभाग में दर्ज हो। ठीक है, ये बात बोली है। इसमें दूसरा पॉइंट है कि जो आबादी दर्ज है उसका मुख्य व्यवसाय, यानी जो मुख्य कार्य क्या हो, मुख्य किसका, आबादी का मुख्य कार्य कृषि हो। ठीक है। तीसरा बोला है इनकी जो जीविकोपार्जन है, किनकी, ग्रामीण आबादी की जीविकोपार्जन यानी जीने के जो साधन है ये सिर्फ किस पर निर्भर हो, कृषि पर। ये यहां पर 3 पॉइंट बोले हैं। ठीक है।
आबादी वाला क्षेत्र राजस्व विभाग में दर्ज हो, यानी कि वो लिखित रूप से ग्राम की श्रेणी में आता हो। दूसरा है मुख्य कार्य कृषि होना चाहिए उनका। तीसरा, इनकी जीविकोपार्जन कृषि हो, मतलब जीने का साधन इनका कृषि ही है, कृषि से ही ये अन्य कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। साथ ही ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत तैयार की जाने वाली निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में नाम अंकित किया गया हो। एक पॉइंट और बोला है 4th नंबर का, जिस आबादी को हम राजस्व विभाग के क्षेत्र में अंकित कर रहे हो, उस आबादी को मतदान करने का अधिकार हो। मतदान करने का अधिकार उस आबादी को, ठीक है, वो मतदान कर सकती हो, उससे ही आबादी या ग्रामीण आबादी कहते हैं। आबादी या ग्रामीण आबादी। अब बात करते हैं एग्जाम में आपको कैसे करना है। अगर आप इस प्रकार से थोड़ा सा डेफिनेशन देखें, आबादी या ग्रामीण आबादी को संहिता की धारा 4.1 से अभिप्राय है या 4.1 में परिभाषित किया गया है। इतना करने के बाद आप वहां पर ये 4 या 5 पॉइंट अपनी तरफ से लिख देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अक्सर मैं आपके क्वेश्चंस में बोलता हूं कि आप अपनी लैंग्वेज में भी अपने तरीके से भी आप अपना पेपर करके आ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप इस प्रकार से पॉइंट बना देना। मैंने मोटा मोटी यहां पर पॉइंट निकाल के दिए हैं, आप एक आध पॉइंट और अपनी तरफ से बना देना। आपके 5 नंबर या 4 नंबर फिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर है 2, कृषि किसे कहते हैं। कृषि धारा 4.2 के अनुसार कृषि और कृषित उद्देश्य के अंतर्गत भूमि को खेती योग्य बनाना, भूमि में खेती करना, भूमि सुधार यानी सिंचाई के साधन लगाना, फसलें उगाना तथा पकाने के पश्चात कटाई करना, वानिकी पशुपालन, बागवानी, दुग्धशाला, मछली पालन, सुअर पालन, पशु उत्पादन, मछलियों का प्रजनन कराना तथा उनके जीरे होता है बच्चे, उत्पन्न कराना, साथ ही समस्त उत्पादों को संरक्षण एवं बाजार में विक्रय हेतु उपलब्ध कराना कृषि में सम्मिलित किया गया है या किया जाता है। कृषि किसे कहते हैं, साफ साफ बोला है, जिस ग्रामीण क्षेत्र में जो राजस्व विभाग के अंदर आता है। सबसे पहले तो इसे समझते हैं, ग्राम को पहले तो राजस्व विभाग के अंदर आना चाहिए, ठीक है। और उनके लोगों को क्या है, मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। उस क्षेत्र की, फिर क्या है, उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है, अपने क्षेत्र के जो खेत हैं, भाई सभी लोग एक तरह का तो व्यापार करेंगे नहीं, भाई सभी अपने अपने खेतों में अलग अलग प्रकार का व्यापार कर रहे होंगे या अलग प्रकार की फसल कर रहे होंगे, फसल के द्वारा व्यापार कर रहे होंगे। आगे समझते हैं। तो यहां पर मुख्य कार्य क्या है, पशुपालन, खेतों में फसल बोना, काटना, बुनकर हो तो उनका बुनकर बन के सामान बनाना या कोई कपड़े तैयार करना, मतलब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्यों को करना। दुग्ध उत्पादन करना, दूध को बेचना, ये सभी कार्य कृषि में सम्मिलित हैं। और पशु, मछली पालन, सुअर पालन, पशु उत्पादन, मछलियों का प्रजनन, ये सभी हमारे कृषि में आते हैं। देखो, इसको एक्सप्लेन करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। आप लॉ के विद्यार्थी हो, आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। ये सभी कार्य कृषि में सम्मिलित होते हैं। आपके मन में, आपके क्षेत्र में अगर किसी अन्य प्रकार से और कोई खेती के साधन होते हैं, ये किसी अन्य प्रकार से होता है, तो आप उसका भी वर्णन यहां पर कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा, प्रश्न है तीसरा, कृषि श्रमिक किसे कहते हैं। कृषि श्रमिक ऐसे व्यक्ति जिसकी आजीविका का साधन कृषि में लगने वाला शारीरिक श्रम हो, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है उसको
कृषि में कार्य करने के अलावा और उस पर कोई अन्य साधन ही नहीं है। वो सिर्फ मजदूरी कर सकता है खेतों में, उसके अलावा और उस पर कोई साधन नहीं है अपनी जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। उसको कृषि श्रमिक कहते हैं। और उस पर अन्य प्रकार का कोई ना तो हुनर है ना कोई टैलेंट है, बस वो शारीरिक यानी श्रम से मेहनत कर सकता है। ठीक है, उस व्यक्ति को कृषि श्रमिक कहते हैं। ऐसे श्रमिक को खेतीहर मजदूर कहा जाता है। इस लाइन को अच्छे से देखना, यहां पर लिखा हुआ है खेतीहर मजदूर। आपका क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि खेतीहर मजदूर किसे कहते हैं। तो आप ये मत सोचना कि हमने कृषि श्रमिक करा था, खेतीहर मजदूर क्या होता है। तो एग्जामिनर यहां से भी रख सकता है। ऐसे श्रमिक को खेतीहर मजदूर कहा जाता है जिन्हें सामान्य उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों से भिन्न माना जाता है। यहां पर कह रहे हैं जो कृषि श्रमिक जो होते हैं, जो सिर्फ ताकत के बल पर कार्य कर सकते हैं, उनके अंदर कोई हुनर नहीं होता है। ठीक है, उन्हें अन्य श्रमिकों से जो हुनर वाले होते हैं, जिनके अंदर टैलेंट होता है या कोई कार्य करना जानते हैं मेहनत के अलावा, उनसे इन्हें भिन्न रखा जाता है, क्योंकि वे अकुशल मजदूर की श्रेणी में रखे जाते हैं जिनका उद्देश्य भूमि कार्य करना है। खेतीहर मजदूर कहलाते हैं। इनको कुछ ऐसा टैलेंट या ऐसा ज्ञान नहीं होता है जो कृषि मजदूरी के अलावा ये कर सकें, सिर्फ ये मेहनत मजदूरी ही कर सकते हैं। इनको कहते हैं कृषि श्रमिक। आगे चलते हैं। खेतीहर मजदूर पेज नंबर 2 आगे देखते हैं। इसकी एक लाइन और है, वो देखते हैं आगे। खेतीहर मजदूर यानी कृषि श्रमिक, जैसा कि मैंने बताया है ये शब्द भी आ सकता है। खेतीहर मजदूर को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 126 ग और घ में परिभाषित किया गया है। उपरोक्त व्याख्या संहिता में सम्मिलित की गई है। ये अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। 4th नंबर का क्वेश्चन है, बैंक का क्या अर्थ है। ग्रामीण क्षेत्र में बैंक का क्या मतलब होता है, बैंक का अर्थ क्या होता है, उसको समझाइए। बैंक से अभिप्राय संहिता के अंतर्गत उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1976 से है, जो कि सामान्यतः रुपयों की लेन देन का कारोबार करते हैं। देखो, पहले क्या होता था, साहूकार हुआ करते थे, वो कर्ज देते थे, लोगों की जमीनों को गिरवी रख लेते थे, सामानों को, सोने चांदियों को, या उन्हें अपने घर पर श्रम यानी मजदूरी में, खेती बाड़ी में लगा लेते थे। लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए सरकार ने प्रत्येक गांव में या प्रत्येक तहसील में या नियर बाई, उनके विलेज के नियर बाई बैंकों की स्थापना करी और वहां से ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति लोन ले सकते हैं। ठीक है, आगे। तथा अपने द्वारा दिए गए ऋण के पुनर्भुगतान पर ऋणी से निर्धारित दर पर ब्याज वसूलते हैं। और इन बैंकों का कार्य क्या है, जो ये व्यक्तियों को लोन देते हैं, उस लोन की किस्तों को वसूलना इन बैंकों का कार्य है। देखो, 2 कार्य हैं। सबसे पहले तो ये अपने क्षेत्र के ग्रामीणों को, ठीक है, क्या देते हैं, कर्ज यानी कि ऋण देते हैं। दूसरा, इनका कार्य क्या है, उन्हें उन कर के ब्याज को वसूलना। ठीक है, कर को वसूलना या ब्याज को वसूलना जो कर्ज के। आगे चलते हैं। एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अधीन नियंत्रण एवं संचालित किए जाते हैं। ये बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिसे हम RBI कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि प्रबंधक समिति का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भूमि प्रबंधक समिति। इस समिति की स्थापना यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 28K के अंतर्गत की गई है। ठीक है, भूमि प्रबंधक समिति ग्राम पंचायत द्वारा
निर्वाचित सदस्यों द्वारा ग्राम प्रधान के अधीन गठित समिति है। जो ग्राम के व्यक्तियों द्वारा, जो निर्वाचित व्यक्ति होते हैं, जो चुने जाते हैं, उनके अंडर में एक समिति होती है, भूमि प्रबंधक समिति, ठीक है, जिसका मुख्य कार्य गांव सभा के अधिकार क्षेत्र में आने वाली समस्त भूमि पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण, प्रबंधन एवं सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। प्रबंधक समिति कहते हैं जैसे कोई भी गांव हो, उस गांव के हम प्रधान चुनते हैं, प्रधान के साथ साथ हम अन्य मेंबर को चुनते हैं। वो सभी मेंबर और प्रधान गांव के क्षेत्र में अपने क्षेत्राधिकार में भूमि पर नियंत्रण रखते हैं, पर्यवेक्षण, प्रबंधन यानी सुविधाएं और सुरक्षा देते हैं अपने क्षेत्र की जनता को, ठीक है। उसी को कहते हैं भूमि प्रबंधक समिति। आगे चलते हैं। ग्राम सभा का प्रधान सभापति तथा उप प्रधान उपसभापति होता है तथा प्रत्येक गांव सभा का कार्यरत लेखपाल प्रधान मंत्री होता है। तो यहां पर एक बात बोली है साफ साफ, जो प्रधान है वो गांव का मुखिया होता है, उसी के अंडर में पूरा ग्राम होता है, और एक उप सभापति होता है। लेकिन प्रधानों को भी अपने अंडर में लेने वाला व्यक्ति कौन होता है? लेखपाल, जो प्रधान मंत्री होता है। ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्य भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य होते हैं। जो गांव की जनसंख्या होती है, जो गांव की आबादी होती है, वो प्रधानों को चुनती है और साथ साथ मेंबरों को भी चुनती है। वो सभी व्यक्ति क्या होते हैं? उस समिति के सदस्य और अध्यक्ष होते हैं। उपरोक्त समिति अधिनियम में दिए गए समस्त कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन के लिए अपने अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। अब गांव सभा को समाप्त कर ग्राम पंचायत कर दिया गया है। पहले क्या था? ये ग्राम सभा थे। ग्राम सभा के नाम पर इनको बदला गया और ग्राम पंचायत इनका नाम रख दिया गया। अगर एग्जाम में आपको ग्राम पंचायत के नाम से क्वेश्चन आए तो आप परेशान ना होना, यहां पर मैंने क्लियर कर दिया है। ग्राम सभा के स्थान पर अब क्या कहने लगे हैं? ग्राम पंचायत, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, परिषद या राजस्व परिषद का क्या अर्थ है? राजस्व परिषद को वर्तमान संहिता 2006, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012 धारा 7 में परिभाषित किया गया है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। जो राजस्व परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, जिसे हम डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और ये किस धारा में आते हैं? वर्तमान संहिता 2006, उत्तर प्रदेश अधिनियम संहिता 8 सन 2012 धारा 7 में ये आते हैं। और डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का निर्वाचन यानी उसको नियुक्त करने वाला राज्य सरकार होता है। राजस्व परिषद की मुख्य न्यायिक पीठ इलाहाबाद यानी प्रयागराज एवं लखनऊ में है। अभी वर्तमान में जो राजस्व विभाग है हमारा, राजस्व परिषद, इसके जो न्यायालय हैं, ये एक तो है प्रयागराज में, दूसरा है लखनऊ में, ठीक है। लेकिन सरकार एक बात और कहती है, विभिन्न परिस्थितियों में आवश्यकता के अनुसार ये न्यायालय क्षेत्र राज्य के अनुसार बदल सकते हैं, ठीक है। क्षेत्र और राज्य के कार्यों के अनुसार बदल सकते हैं, ये बदल सकते हैं और ये निश्चित नहीं है। आगे देखते हैं। तथा राज्य सरकार की अनुशंसा से परिषद के सदस्य अन्य जगहों पर भी अपना न्यायालय लगाकर मुकदमे का निस्तारण कर सकते हैं। ये राजस्व परिषद क्या होते हैं? यहां पर भूमि से संबंधित विवाद आते हैं और इनका उद्देश्य है उनको निपटारा करना और उन विवादों से छुटकारा दिलाना क्षेत्र की जनता को। और अभी बताया है इसका जो न्यायालय होता है वो कहाँ का हो सकता है?
न्यायिक पीठ कह लो या न्यायालय कह लो, जो आपको उचित लगे। प्रयागराज यानी इलाहाबाद और लखनऊ, लेकिन वक्त के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार या राज्य सरकार जैसा चाहे ये बदल सकते हैं। परिषद का तात्पर्य मालगुजारी से संबंधित वादों की सबसे बड़ी न्यायालय है, जिसे भूमि के स्वामित्व पर निर्णय दिए जाने का अधिकार प्राप्त है, तथा उपरोक्त निर्णय राजस्व परिषद के अधीन निम्नतर न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। राजस्व परिषद है, इसका जो कार्य है, इसका सिर्फ कार्य है मालगुजारी यानी कर से संबंधित, खेती से संबंधित विवादों को सुलझाना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, पूर्त संस्था किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, पूर्त संस्था, उत्तर नंबर 7, आंसर 7, पूर्त संस्था। इसका अभिप्राय जनहित में पुण्य या दान हेतु या सवाब का काम करने वाली संस्था से है। पूर्त संस्था यानी पूर्त का अर्थ होता है दान करना, ठीक है। पूर्त यानी दान और मुस्लिम भाषा में हिबा, ठीक है, समझने के लिए। इसका अभिप्राय, पूर्त संस्था का अभिप्राय पुण्य या दान हेतु या सवाब का काम करने वाली संस्था से है। सामान्य शब्दों में दानोत्तर के अधीन निर्धनों की सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सहायता तथा सार्वजनिक उपयोगिता के संबंधित अन्य विषयों पर उन्नति के उद्देश्य से किया गया कार्य शामिल है। यहां पर साफ साफ बोला गया है दान के कार्य जो हमारी शिक्षा, चिकित्सा सहायता से संबंधित हों और जो सार्वजनिक उपयोगिता के हों। हमारे दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक तो होते हैं निजी कार्य, ठीक है, जो हम सिर्फ पर्सनल लोगों के लिए ही करते हैं, पर्सनल संस्था के लिए करते हैं। एक होते हैं सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब है ये संपूर्ण, चाहे उसमें किसी भी धर्म के व्यक्ति हों, किसी जाति के व्यक्ति हों, किसी कास्ट के हों, ये सब के लिए समान होगी। एक होता है निजी, जिसमें निजी लोगों की कास्ट हो, निजी धर्म हो, उन लोगों के लिए कार्य होते हैं। सार्वजनिक यानी सभी के लिए। तो यहां पर बोला है तथा सार्वजनिक उपयोगिता से संबंधित अन्य विषयों पर जो सभी से संबंधित हो, उन पर उन्नति के उद्देश्य से किया गया कार्य शामिल है, उसे पूर्त संस्था कहते हैं। आगे चलते हैं। दानार्थ के अभिप्राय की कोई सूची तैयार नहीं की जा सकती, परंतु कोई भी दान इसलिए अलग नहीं किया जा सकता कि उससे समाज का धनी वर्ग भी लाभ प्राप्त करते हैं। अतः चिकित्सालय के लिए दिया गया धन दानोत्तर है तथा चिकित्सालय एवं दानोत्तर संस्था है, परंतु किसी धार्मिक शिक्षा या धर्म विशेष की उन्नति के लिए दिए गए दान को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो यहां पर बोला है जब कोई व्यक्ति या कोई राज्य या कोई संस्था दान में हित रखती है, जब दान करती है और वो दान कैसा हो, सार्वजनिक हो, तो वहां पर किसी अमीर या गरीब नहीं देखती है, वहां पर सभी को सुविधाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। वहां पर अमीर गरीब नहीं देखा जाएगा, सभी को समान रूप से सहायता प्रोवाइड कराई जाएंगी, प्रदान करी जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज और बोली है, लेकिन निजी कार्य परंतु किसी धार्मिक शिक्षा या धर्म विशेष की उन्नति के लिए दिए गए दान को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। धार्मिक शिक्षा, भाई ये भी निजी कार्य हो गया, धर्म विशेष की उन्नति के लिए ये भी एक विशेष कार्य हो गया। अपने धर्म से संबंधित या धार्मिक शिक्षा के लिए दिया गया दान इसमें शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। अब से पहले भी मैं कलेक्टर के क्वेश्चन को करा चुका था, लेकिन फिर दोबारा से हम इसे पुनः देखते हैं। कलेक्टर से आप क्या समझते हैं? उत्तर है कलेक्टर का अभिप्राय संहिता की धारा 12 में परिभाषित ऐसे कलेक्टर या जिलाधीश या अपर कलेक्टर अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार प्रत्येक जिले में स्वयं विवेक से नियुक्त करती है। तो यहां पर क्लियर बोला है राज्य
सरकार प्रत्येक जिले में अपनी विवेक के अनुसार नियुक्त करती है। ठीक है, किसको? कलेक्टर को। कलेक्टर को हम इंग्लिश में डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कलेक्टर संपूर्ण जिले में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो संहिता में या तत्समय जो लागू, तत्समय का मतलब होता है लागू, प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा उस पर प्रदत्त या आरोपित है। कलेक्टर वो सभी कार्य करेगा जो विधि के द्वारा मान्य है और विधि उसे करने के लिए, जिस पद के लिए उसे नियुक्त किया गया है उसे करेगा। ठीक है, कलेक्टर का कार्य है विधि के अनुसार कार्य करना, और कलेक्टर को जिस कार्य के लिए विधि ने नियुक्त करा है, जिस विधि को लागू करने के लिए उसे वहां पर नियुक्त किया गया है, उसका पालन वो कराएगा। कलेक्टर राजस्व न्यायालय, यानी राजस्व न्यायालय होता है हमारे भूमि, मालगुजारी, कर से संबंधित विवाद, खेती से संबंधित विवाद, और राजस्व अधिकारी है। राजस्व न्यायालय की हैसियत से उसके पास प्रारंभिक और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार हैं। जब कोई जिला या उसका भाग उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन चकबंदी की क्रिया में लाया जाता है, तो तत्समय कलेक्टर उक्त अधिनियम के आगे इसे पढ़ेंगे। यहां पर बोला है कलेक्टर का एक कार्य और है, जब कभी किसी क्षेत्र में, किसी जिले में चकबंदी आती है तो उस चकबंदी की सभी प्रक्रियाओं को अपने द्वारा कराना, उसको अपने अंडर में रखना, उसे लेखबद्ध कराना, जो भी उसमें बदलाव है वो सभी कार्य कराना और नियमानुसार वहां पर व्यवस्थाएं लागू करना, वो सब किसका कार्य है? कलेक्टर का कार्य है। तो तत्समय कलेक्टर का मुख्य काम जिले में शांति व्यवस्था करना तथा सरकार की घोषित नीतियों का पालन करना। तो कलेक्टर का और क्या कार्य है? एक चीज मैंने आपको वहां पर बताई थी जब हम आपको करा रहे थे डीसी एंड डीएम। ठीक है, हमने पहले जो क्वेश्चन कराया था डीसी और डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हालांकि इनके जो पद हैं अलग अलग होते हैं, दोनों के अलग अलग होते हैं, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में प्रत्येक चीज का अपवाद होता है। कहीं कहीं ये दोनों एक ही जगह होते हैं, जैसे डीएम और डीसी, डीसी हो सकता है, या डीसी या डीएम एक जगह डीएम हो सकता है, और ये डीसी है तो डीएम के कार्य कर देगा, ये डीएम है तो डीसी के कार्य कर देगा विभिन्न जिलों में। ठीक है, और परिस्थितियों के अनुसार। तो यहां पर एक चीज बताई गई है, वैसे जो हमारा डीएम होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक कार्य करता है, और जो हमारा डीसी होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये हमारा राजस्व, भूमि, कर, इनसे संबंधित कार्य करता है। लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इन दोनों कार्यों को कोई भी एक पद यानी एक व्यक्ति संभाल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कलेक्टर का मुख्य कार्य जिले में शांति व्यवस्था करना, ठीक है, तथा सरकार की घोषित नीतियों का, जो सरकार नियम लागू करती है उनका पालन कराना। अतिवृष्टि, बाढ़, सूखा, भूकंप, देवी प्रकोप, यानी आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं उनको देवी प्रकोप कहते हैं। ठीक है, यहां पर आप देवी देवताओं वाला प्रकोप मत समझ लेना, आकस्मिक प्रकोप, जैसे बादल फट जाना, भूमि फट जाना, आग निकल आना जमीन से, जैसे, ठीक है, आग निकलना मतलब ज्वालामुखी जो आ जाती हैं, ये सभी प्रक्रियाएं कैसी होती हैं? देवी प्रकोप प्रक्रियाएं। भयंकर संक्रामक बीमारियां, सांप्रदायिक उपद्रव, वर्ग संघर्ष या अराजक तत्वों के शिकार होने से लोगों को बचाना इत्यादि कार्य क्षेत्र आते हैं किसके? कलेक्टर के। हालांकि इसमें से कुछ कार्य ऐसे हैं जो मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अभी मैंने बताया है विभिन्न परिस्थितियों में कलेक्टर
डीएम के कार्य यानी मजिस्ट्रेट के कार्यों को भी कर सकता है। तो यहां पर ये जो बताए गए हैं इन सभी कार्यों को कौन करता है? कलेक्टर। वह राज्य सरकार से बराबर संपर्क बनाए रखता है, यानी जो राज्य सरकार है, जो हमारे सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री, उनके संपर्क में ये लगातार बने रहते हैं तथा स्थितियों से अवगत कराता है और उससे परामर्श तथा मार्गदर्शन लेता रहता है। इन कार्यों के सफल संचालन एवं संपादन हेतु अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों तथा पुलिस प्रशासन का उपयोग करता है। ये नहीं है कि कलेक्टर खुद अकेला जाकर इस कार्य को करेगा, मतलब वो आज्ञा देगा, व्यवस्थाएं बनाएगा, लेकिन इसके अंतर्गत जो संस्था आती हैं, समिति आती हैं, पुलिस आती है, उन सभी से ये उन व्यवस्थाओं को बनाने में कार्य कराएगा या सफलता हासिल करेगा। वह अतिरिक्त कलेक्टर को भी अधिकार और कर्तव्य है उपयोग तथा अनुपालन के लिए निर्देश दे सकता है। दूसरा, प्रत्येक जिले में अगर राज्य सरकार चाहे कलेक्टर के अतिरिक्त दूसरा कलेक्टर भी वहां नियुक्त कर देगी और जो दूसरा कलेक्टर होता है वो कलेक्टर के ही नीचे कार्य करेगा और जो मुख्य कलेक्टर है, जो अतिरिक्त कलेक्टर को क्या है, आदेश दे सकता है कि आप जाइए इस कार्य को करिए। एक तो हो गया हमारा कलेक्टर, जिला कलेक्टर। एक अन्य नियुक्त कर सकती है अतिरिक्त कलेक्टर जब स्थिति कहीं बिगड़ रही हो। ठीक है, कहते हैं स्टाफ एक्स्ट्रा लगा दिया है किसी क्षेत्र में। ठीक है, स्थिति कहीं गंभीर हो और कलेक्टर वहां पर अपने कार्य को करने में थोड़ा कमजोर दिख रहा हो तो राज्य सरकार वहां पर दूसरा कलेक्टर भेज सकती है, लेकिन ये दूसरा कलेक्टर रहेगा इसी के अंडर में। ठीक है, और ये कार्य उसी के अनुसार करेगा जैसे जिला कलेक्टर करता है, वो ही शक्तियां इसके पास रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवार से आप क्या समझते हैं? परिवार संहिता की धारा 410 के अनुसार पति पत्नी यानी दंपत्ति को पति पत्नी कहते हैं, परंतु न्यायिक रूप में पृथक पति पत्नी के अतिरिक्त, मतलब परिवार में पति पत्नी आते हैं लेकिन पृथक, जो अलग अलग रह रहे हैं, पति पत्नी एक साथ नहीं रहते हैं या किसी का डाइवोर्स हो गया है या डाइवोर्स नहीं हुआ है लेकिन पृथक पृथक हैं, तो वो परिवार की श्रेणी में नहीं आते हैं। कैसे भी आप समझ लेना, जो साथ हैं पति पत्नी दंपत्ति हैं वो ही परिवार की श्रेणी में आते हैं। उनके अविवाहित पुत्र पुत्रियां तथा उनके माता पिता सम्मिलित किए गए हैं। परिवार में कौन कौन है? पति पत्नी है और इस पति के भाई पिता भी होंगे, यानी इस पुरुष के माता पिता। ठीक है, और इस पुरुष और इस महिला के बच्चे, यानी बच्चे जो कैसे हों, अविवाहित, शादीशुदा ना हो, कुंवारे होने चाहिए, ये सब क्या है, परिवार में शामिल होंगे। ठीक है, लेकिन पति पत्नी कैसे हों, वो एक साथ हों। ठीक है, तो परिवार किसे कहते हैं? इन सब लोगों को कहते हैं। खास तौर पर दो ये हो गए, दो बच्चे, मान लो 6 जने। भाई हो सकता है यहां पर एक अपवाद और भी है, मैंने 6 का एक आंकड़ा मोटा मोटी समझाने को बोला है। एक लड़का लड़की हो सकता है, पति पत्नी माता पिता। ठीक है, किसी पति ने यानी किसी पुरुष ने एक से अधिक महिलाओं से शादी कर रखी हो। ठीक है, या उसके पिताजी ने ही पहले किसी 2 महिलाओं से शादी कर रखी हो तो 2 उसकी मां हो सकता है इस पति के बच्चे 2 से अधिक हों लेकिन वो अविवाहित हों, तो ये क्या है, सब परिवार की श्रेणी में ही आएंगे। आगे चलते हैं, पुनः देख लो, परिवार संहिता की धारा 410 के अनुसार पति पत्नी, उनके अविवाहित पुत्र पुत्रियां तथा उनके माता पिता सम्मिलित किए गए हैं। यहां पे मैंने एग्जाम्पल दे दिया था, समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, राजस्व न्यायालय से आप क्या समझते हैं? भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 48 में दी गई न्यायालय की परिभाषा इतना ही वर्णन करती है कि कौन कौन से न्यायालय राजस्व न्यायालय हैं।
यहां पर बोला है राजस्व न्यायालय से आप क्या समझते हैं, राजस्व न्यायालय कौन कौन से हैं, राजस्व न्यायालय किसे कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इस संहिता में इतना ही बताया गया है कि कौन कौन से न्यायालय राजस्व के न्यायालय होते हैं, कौन से आते हैं। इसमें रेवेन्यू बोर्ड सबसे नंबर 1, ठीक है, रेवेन्यू बोर्ड या उसका कोई सदस्य। दूसरा कमिश्नर जिसे हम आयुक्त कहते हैं। तीसरा अतिरिक्त कमिश्नर। चौथा आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, सही है। चौथा है हमारा यहां से कलेक्टर। पांचवा है अतिरिक्त कलेक्टर। छठा है सहायक कलेक्टर। सातवां है बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, ठीक है। एक तो है बंदोबस्त अधिकारी, एक सहायक बंदोबस्त अधिकारी, मतलब उसके अंडर में। तीसरा और इसमें है सहायक बंदोबस्त अधिकारी में सहायक बंदोबस्त अधिकारी हो गया, और उसके नीचे भी है सहायक अभिलेख अधिकारी और तहसीलदार तथा राजस्व निरीक्षण। ये सभी राजस्व न्यायालय में आते हैं। राजस्व न्यायालय से तात्पर्य ऐसे न्यायालय से है जिसे कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई गई किसी भूमि के लगान, मालगुजारी या लाभ से संबंधित किसी बात या अन्य कार्रवाइयों को स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार किसी प्रदेशीय अधिनियम के अंतर्गत हो, किंतु इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार रखने वाले सिविल न्यायालय शामिल नहीं है। ये सभी वो न्यायालय हैं जो भूमि से संबंधित, लगान से संबंधित, मालगुजारी से संबंधित, कर से संबंधित या भूमि से संबंधित कोई विवाद है, उन सभी को सुलझाने का कार्य करते हैं, और उनके ये सम्मुख नहीं, प्रमुख अधिकारी होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सिविल न्यायालय नहीं है शामिल, ये भी बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ग्रामीण शिल्पी किसे कहते हैं? अभी हमने देखा था ग्रामीण कृषि श्रमिक, ठीक है, ग्रामीण कृषि श्रमिक। हमने वहां पर क्या बोला था? ऐसा व्यक्ति जिसे कोई भी कार्य नहीं आता हो, जिसके पास कोई हुनर ना हो, कोई टैलेंट ना हो, सिर्फ वो अपनी ताकत के दम पर कार्य करता हो, ठीक है, उसको कृषि श्रमिक कहते हैं। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन है ग्रामीण शिल्पी, ग्रामीण शिल्पी। अब इसका उल्टा कर लो। पहले कृषि श्रमिक क्या था? जिसपे कोई कार्य नहीं आता है, सिर्फ वो खेती का कार्य कर सकता है, मजदूरी खेतों में जाकर कर सकता है। लेकिन ग्रामीण शिल्पी किसे कहते हैं? जिसके पास खेत नहीं है, खेत नहीं है। दूसरा, जो खेत का कार्य नहीं कर सकता, जो खेत का कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें दो हैं, देखो, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता, लेकिन इसमें स्पेशल तौर पर बोला गया है जिसके पास खेत नहीं है या जो खेती का कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। समझाने के लिए उसे कहते हैं ग्रामीण शिल्पी। जैसे कपड़े बुनना, मिट्टी बर्तन बनाना, ठीक है, कपास से संबंधित कार्य करना, रजाई जैसे वो बनाना। फोर्थ नंबर है कोई अन्य कला, जैसे मूर्तियों का निर्माण, मूर्ति तराशना, भेड़ ऊन से वस्त्र बनाना, और बहुत सारे कार्य होते हैं जो ग्रामीण होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ग्रामीण शिल्पी कहते हैं। मतलब जिनके अंदर कला है, जिनके अंदर हुनर है, वो किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं और उसे तराश सकते हैं, उसे ग्रामीण शिल्पी कहते हैं। लेकिन ये खेती नहीं करते हैं और नहीं ये खेत का कार्य कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ग्रामीण शिल्पी, ग्रामीण शिल्पी शब्द का तात्पर्य है उससे है जिसके पास कोई भूमि न हो। सबसे पहले बताया है जिसके पास भूमि नहीं है और जिसकी जीविका यानी जीवन चलाने के लिए का मुख्य साधन ऐसे परंपरागत औजार, उपकरण और अन्य वस्तु या सामान का निर्माण या मरम्मत करना है। तो यहां पर बोला है
या तो औजार ऐसे हों जिससे वो किसी वस्तु का निर्माण कर सके या कोई नई वस्तु बना सके। अब इसमें हमारे लोहार, बढ़ई, बुनकर, ठीक है, नाई और बहुत अन्य व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, ठीक है, जो अपनी कला के आधार पर कार्य करते हैं, ठीक है। इसमें तेली भी हो सकते हैं, माली भी हो सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं जो अपनी कला के आधार पर कार्य करते हैं। लेकिन ये अपने औजारों के आधार पर, अपनी कला के आधार पर कार्य करते हैं, लेकिन इनके पास खेती नहीं होती है और ये खेती से संबंधित कार्य नहीं कर सकते हैं। आगे, जिनका उपयोग कृषि या उसके अनुषंगी प्रयोजनों के लिए किया जाए। ये नहीं है कि ये खेती नहीं कर सकते तो ये खेती से संबंधित कोई औजार नहीं बना सकते। ये खेती नहीं कर सकते लेकिन खेत में उपयोग होने वाले औजार या साधनों का निर्माण ये अपनी कला से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बढ़ई, कोई जुलाहा, कोई लोहार, कोई रजतकार, स्वर्णकार, नाई, धोबी, मोची या कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, जो किसी ग्राम में तो स्वयं अपने श्रम से या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के श्रम में किसी शिल्प का व्यवसाय करके सामान्यतः अपना जीविकोपार्जन करता है। इसे संहिता की धारा 421 में परिभाषित किया गया है। और समझाने का मैं प्रयास पुनः करता हूं। ऐसा व्यक्ति जो खेती नहीं कर सकता है लेकिन खेती से संबंधित उपकरण बना सकता है और जो ग्राम में रहने वाले व्यक्तियों की जो जरूरतों के सामान होते हैं, खाने के, पीने के, उपयोग करने के, उन सभी का निर्माण करने वाला व्यक्ति ग्रामीण शिल्पी होता है। आगे चलते हैं। प्रबंध यह है कि ग्रामीण शिल्पी के अंतर्गत लाभ पाने वाले व्यक्ति के परिवार, पति, पत्नी एवं बच्चों की आय शामिल, यहां पर आप बोल दिया है, आय है, लिखा हुआ है ये, ठीक है। यहां पर बोला है ग्रामीण जो शिल्पी है उसे ग्रामीण शिल्पी तब कहा जाएगा जो ग्रामीण शिल्पी पति, पत्नी यानी उनके बच्चे की आय शामिल करते हुए एक वर्ष में 19,800 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। संहिता की धारा 64 कै ख के अधीन आबादी उद्देश्य के लिए भूमि आवंटन में इन्हें वरीयता दी जाएगी। एक बात और बोली गई है, कोई ऐसा शिल्पी है, ग्रामीण शिल्पी, जिसकी पति, पत्नी और बच्चों की, जो कुंवारे बच्चे हैं, उनकी आय को जोड़कर आय एक वर्ष में 19,800 से कम है या यहां तक पहुंचती है, 19,800 पहुंचती है या इससे कम हो, उसको ग्रामीण शिल्पी कहा जाएगा, ठीक है। अगर इससे ऊपर है तो उसे ग्रामीण व्यापारी कहा जाएगा, उसे उच्च दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को जो 19,800 से कम एक वर्ष में कमाता है, उस व्यक्ति को आवंटन यानी कि राज्य सरकार भूमि देगी, ठीक है। कैसी भूमि? जो हम कहते हैं पट्टे पर भूमि देना। राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को पट्टे पर भूमि देगी जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनकी एक वर्ष की आय लगभग 19,800 हो, ठीक है, या उससे कम हो, उसे भूमि प्रदान की जाएगी। आगे चलते हैं। मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण से आप क्या समझते हैं? अनुरक्षण या पुनरक्षण, बात एक ही है। मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण संहिता की धारा 30 के अनुसार, नंबर 1, कलेक्टर प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिए निर्धारित रीति में मानचित्र रखेगा और उसमें प्रतिवर्ष या दीर्घतर अंतराल पर ऐसा विहित किया जाए गांव की सीमा में या सर्वेक्षण संस्थाओं में हुए समस्त परिवर्तनों को अभिलिखित कराएगा और किन्हीं गलतियों एवं लोप को जो समय समय पर पाई जाती हैं या पाए जाएं उन्हें भी ठीक करेगा। ये हमने यहाँ पर बोल दिया है
आपकी समझ में नहीं आया होगा, उम्मीद करता हूं। अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। ये कोई गांव है, ठीक है, ग्राम है। ग्राम का ग्राम किसके अंदर अंतर्गत आता है? जिले में। जिले में तो बहुत सारे गांव आते हैं, ठीक है। जिले का एक मुखिया होता है, भूमि से संबंधित कलेक्टर होता है, ठीक है, और एक जिले का मुखिया होता है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट संपूर्ण जिले का अधिकारी होता है। ये कलेक्टर संपूर्ण जिले में जितनी भी भूमि यानी ग्रामीण क्षेत्र आते हैं उसका अधिकारी होता है। अब बात हम एक गांव से लेकर करते हैं। जो ये गांव है, गांव की ये चौहबंदी है, ठीक है, हमारी। अब सपोज करो किसी व्यक्ति ने अपनी गांव की भूमि को इस पास वाले गांव के किसी व्यक्ति को बेच दी, तो अब ये गांव का जो आकार है ये बड़ा हो गया, यहां से कट गया। या हो सकता है इस गांव के व्यक्ति ने अन्य किसी गांव के व्यक्ति की जमीन को खरीद लिया हो, या तो आई हो या दूसरे गांव में गई हो, तो उससे क्या होगा? ग्राम का नक्शा चेंज होगा। या इस गांव में ही कोई एक भूमि का टुकड़ा है, उसको दो भाइयों में आवंटन कर दिया, बांट दिया गया। जैसे पहले ये भूमि थी सी के नाम पर, अब इनके पुत्र ए और बी के नाम पर ये बट गई, तो भाई इसमें ही बदलाव हो गया। और जब ये भूमि बटी तो इन्होंने आपस में एक रास्ता भी बना लिया। या हो सकता है इसमें से किसी ने मकान बना लिया हो अपनी जमीन पर, या किसी ने यहाँ पर कोई फॉर्म या कोई अन्य व्यापार कर लिया हो, ठीक है। या गांव में कोई अन्य बदलाव हुआ हो, तब क्या होगा भाई? इसमें तो संपूर्ण नक्शा ही बदल गया। लेकिन अब कलेक्टर के पास क्या था? पुरान एक नक्शा था। अब कलेक्टर इस गांव में जाएगा तो भाई बदलाव हुआ ना हुआ। तो अब कलेक्टर का क्या काम है? प्रत्येक वर्ष, ठीक है, उस गांव में जाएगा और उस गांव के नक्शे को चेक करेगा, और उसमें अगर कोई बदलाव हुआ है तो उस नक्शे में बदलाव करेगा, ठीक है। दूसरा, ये तो है नक्शे में बदलाव। अगर किसी खेत में बदलाव हुआ है, किसी के नाम पर भूमि गई है, जो भी है वो खसरा में चढ़ाई जाएगी, ठीक है। और ये खसरा में और ये नक्शे में जो कार्य करता है वो लेखपाल करता है। देखो एक बात आप समझना, इसको करने का ऑर्डर कौन देगा? कलेक्टर देगा। तो कलेक्टर मेड़ मेड़ पे तो घूमेगा नहीं, खेत खेत में तो जाएगा नहीं। कहा यही जाएगा कि कलेक्टर करा रहा है या कर रहा है, लेकिन कार्य कौन करता है? लेखपाल। लेखपाल ही नक्शे में जो व्यवस्था है वो वहां पर लिखेगा, और खसरे में वो एक कच्चे कागज पर लिखेगा कौन? लेखपाल। और उसको पक्का कौन करेगा? कलेक्टर। आगे यही बात यहां पर बोली गई है। जब लेखपाल एक वर्ष में 3 बार प्रत्येक खेत पर जाता है, ठीक है, उस एक वर्ष, और इसी प्रकार से जब 6 वर्ष लगातार जाएगा, जब खतौनी का निर्माण होता है। यह क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करके अच्छे से पहले भी समझाए हैं, एक मोटा मोटी मैंने और समझा दिया है। आगे चलते हैं। संहिता की धारा 30 के अनुसार कलेक्टर प्रत्येक गांव के लिए निर्धारित रीति में मानचित्र रखेगा, यानी नक्शा अपने पास रखेगा कि गांव का नक्शा किस प्रकार है, और उसमें प्रति वर्ष या दीर्घतर अंतराल पर, यानी प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक वर्ष से पहले या प्रत्येक वर्ष के बाद, मतलब 1 साल से पहले भी जा सकता है, 1 साल के बाद भी। ये नहीं है कि फिक्स बिल्कुल 1 साल में ही जाए। जैसा विहित किया जाए गांव की सीमाओं में, यानी चौहदीवारी जो होती है, या सर्वेक्षण संस्थाओं में कुछ समस्त परिवर्तनों को अभिलिखित कराएगा। जैसे भूमि किसी ने खरीदी हो या बेची हो, या कोई बंटवारा हुआ हो, या जो पहले चिन्ह थे उनमें कोई फेरबदल हुआ हो, उन्हें अंकित करेगा। किन्हीं गलतियों और लोप को जो समय समय पर पाई जाए उसे भी ठीक करेगा। भाई नक्शा कौन बनाता है? इंसान ही तो बनाते हैं। भाई इंसानों से ही गलती होती है। जब मैं आपको वीडियो कराता हूँ, जब मैं यहाँ पे थ्योरी पढ़ाता हूँ, मेरे से भी एक आध वर्ड की गलती हो जाती है, लिखने में भी गलती हो जाती है, बोलने में भी गलती हो जाती है। मैं कोई कंप्यूटर तो हूं नहीं, और हो सकता है भाई आपने देखा होगा कंप्यूटरों में भी गलती हो जाती है।
तो सर्वथा सत्य कोई चीज नहीं होती है। तो यहां पर बोला है किन्हीं गलतियों को, अगर पहले कोई गलती हो गई है तो उनको सुधारा जाए, ठीक है, और लोप को जो समय समय पर पाई जाए उसे भी ठीक करा जाए। यानी जो पहले नक्शा था या खसरा था, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसको भी सही किया जाए। दूसरा है मिन जुमला संख्या का विहित रीति से भौतिक विभाजन किया जाएगा और मानचित्र तथा खसरा सहित राजस्व अभिलेखों को तदनुसार संशोधित किया जाएगा, मतलब उनमें बदलाव किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। मानचित्र यानी नक्शा का मैं स्पेशल क्वेश्चन करा चुका हूं, खसरे का स्पेशल क्वेश्चन करा चुका हूं, खतौनी का करा चुका हूं, अधिकार अभिलेख का करा चुका हूं, लेखपाल का, सभी का अलग अलग क्वेश्चन मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा। आयुक्त और अपर आयुक्त कौन है? आयुक्त और अपर आयुक्त संहिता की धारा 11 के अनुसार नंबर 1, राज्य सरकार प्रत्येक मंडल में एक आयुक्त की नियुक्ति करेगी जो अपने मंडल के भीतर इस संहिता वे अन्य लागू विधि के अधीन किसी आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और अपने मंडल में सभी राजस्व अधिकारियों पर प्राधिकार का प्रयोग करेगा। यहां पर बोला है राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक आयुक्त का निर्धारण करेगी और वो सभी कार्यों को कराएगा। दूसरा है राज्य सरकार एक या उससे अधिक मंडलों में या एक या उससे अधिक अपर आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है। देखो, हो सकता है 2 जिलों का, 2 मंडलों का कोई एक आयुक्त हो, या हो सकता है किसी एक मंडल या एक जिले में ही 2 आयुक्त हो, ऐसा सरकार कर सकती है। तीसरा, कोई अपर आयुक्त ऐसे मामले या मामलों की श्रेणी में आयुक्त की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और उनके कर्तव्य निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी निर्देश के अभाव में मंडलायुक्त द्वारा निर्देशित किया जाए। मतलब जो अपर आयुक्त होता है वो उसी प्रकार से कार्य करेगा जैसा कि एक राज्य सरकार का आयुक्त कार्य करता है। आगे पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर हमारा क्या है? 4 है, ये तीसरा हो गया है, 4th है। आयुक्त पर तत्समय यानी लागू, यानी जो विधि लागू है, तत्समय लागू इस संहिता के उपबंध और प्रत्येक अन्य विधि इस संहिता के अधीन शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहनों के समय अपर आयुक्त पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह मंडलायुक्त है। ठीक है, जो अपर आयुक्त है उस पर विधि जो लागू होगी या वो जो विधि का पालन करेगा उसी प्रकार से करेगा या उसी प्रकार से उस पर भी नियम लागू होंगे जैसा कि एक आयुक्त करता है। आयुक्त की तरह ही वो शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है और आयुक्त की तरह ही उस पर विधि लागू होगी। ठीक है, कलेक्टर और अपर कलेक्टर कौन है? कलेक्टर और अपर कलेक्टर नई संहिता की धारा 12 के अनुसार नंबर 1, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगी जो उसके राजस्व प्रशासन का प्रभारी होगा और वह इस संहिता या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन किसी कलेक्टर को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यहां पर बोला है राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की नियुक्ति करेगी जो भूमि से संबंधित कार्यों को संभालेगा या विभिन्न परिस्थितियों में जिले के अन्य कार्यों को भी संभालेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ राज्य सरकार एक अपर कलेक्टर की नियुक्ति भी कर सकती है। दूसरा, राज्य सरकार किसी जिले में एक या उससे अधिक अपर कलेक्टर की नियुक्ति कर सकती है जब राज्य सरकार को यह लगे कि कलेक्टर का जो कार्य है बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया है और उस पर वो जिले का कार्य नहीं संभाल रहा है या कोई विभिन्न परिस्थिति उत्पन्न हो जाए या कोई आपदा, बाढ़, ओलावृष्टि या दंगे, ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो वहां एक से अधिक कलेक्टरों को नियुक्त किया जाएगा। या भूमि से संबंधित कोई ज्यादा बड़े विवाद हो जाए तब वहां पे अपर कलेक्टर को नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जो अपर कलेक्टर है उसकी शक्ति उसी प्रकार से होंगी जैसे कलेक्टर की होती है, लेकिन अपर कलेक्टर कलेक्टर के अंडर में ही कार्य करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा है
अपर कलेक्टर राज्य सरकार या कलेक्टर के निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जो अपर कलेक्टर है, भाई कलेक्टर तो एक था ही था पहले, लेकिन उसके कार्य को सॉल्व करने के लिए, उस व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए एक दूसरा कलेक्टर अपर कलेक्टर भेज दिया है। लेकिन ये अपर कलेक्टर कलेक्टर की बात मानेगा और राज्य सरकार की बात मानेगा। कलेक्टर की शक्ति उसी समान रहेंगी, कलेक्टर के समान ही, ठीक है, लेकिन रहेगा इसी के अंडर में, कलेक्टर के में निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए कलेक्टर की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। आगे चलते हैं। कलेक्टर पर तत्समय लागू, मतलब जो विधि वहां पर लागू है इस संहिता के उपबंध और प्रत्येक अन्य विधि इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रत्येक अन्य विधि इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहनों के समय अपर कलेक्टर पर इस लागू होंगे, पर ऐसे यहां पर लिख लेना, ऐसे लागू होंगे मानो वह जिले का कलेक्टर हो। यहां पर बोला है जो जिले में लागू विधि है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो राज्य सरकार ने नियम लागू करे हैं, वो उस पर उसी प्रकार से लागू होंगे, या वह विधि का पालन उसी प्रकार से करेगा, विधि व्यवस्था को उसी प्रकार से बनाए रखेगा जैसे कि एक कलेक्टर करता है या एक कलेक्टर पर राज्य सरकार का अधिकार रहता है, ठीक है, उसी प्रकार से कलेक्टर रहेगा। मतलब दोनों सेम सेम कार्य करेंगे, दोनों के पास एक जैसी शक्ति रहेगी, लेकिन कलेक्टर के नीचे अपर कलेक्टर रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, ग्राम तालाबों का प्रबंधन बताइए। ग्राम तालाब संहिता की धारा 61 में आने वाले वे सभी तालाब या पोखरें, गांव में हम तालाबों को पोखर कहते हैं या पोखरें, जिन्हें धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत को सौंपा जा चुका है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए, हालांकि इस प्रकार से नहीं आएगा कि पोखर का प्रबंधन बताइए, ग्राम पोखरों का प्रबंधन बताइए, तो पोखर किसे कहते हैं, तालाब को ही कहते हैं, ठीक है, जहां पर संपूर्ण गांव का पानी एकत्रित होता है, अधीन ग्राम पंचायत को सौंपा जा चुका है। मतलब ऐसे पोखर जहां पर संपूर्ण गांव का पानी एकत्रित होता है या पड़ोस में कोई तालाब बनाए गए हैं, ठीक है, उन सभी को जिस क्षेत्र में है, जिस ग्राम के क्षेत्र में है, उसे ग्राम पंचायत को सौंपा गया है। उन सभी तालाबों, पोखरों, ताल या जो भी जैसे आपके क्षेत्र में जैसा भी कहते हो उस प्रकार से आप समझ जाना, आदि का प्रबंधन एक पट्टा संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकेगा। मतलब ये जो तालाब हैं, पोखर हैं, किसी ग्राम पंचायत में जब शामिल होंगे इनकी निम्नलिखित शर्तें होंगी। नंबर 1, प्रबंधन एवं पट्टे पर दिए जाने हेतु तालाबों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ये जो तालाब हैं, तालाबों को भी पट्टे पर यानी किराए पर दिया जाता है, कर पर, मालगुजारी पर दिया जाता है, उसे समझते हैं। नंबर 1, वे तालाब जिनका क्षेत्र पर 0.5 एकड़ या उससे कम है, उसे ग्राम के निवासियों के सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित रखा जाएगा। यहां पर साफ साफ बोला है जिनका क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से कम है, उन्हें गांव के आबादी है, जो गांव के जो निवासी हैं, उनके प्रयोग के लिए रखा जाएगा। आगे, जिन तालाबों का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से अधिक हो तथा 5 एकड़ से ऊपर नहीं हो, लेकिन देखो 0.5 एकड़ से ऊपर हो लेकिन 5 एकड़ से ऊपर ना हो, तब तालाबों का व्यवस्थापन ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति द्वारा प्रस्ताव पारित करके उप जिलाधिकारी का पुनर्मुद्रण प्राप्त करने के पश्चात किया जाएगा। जो 0.5 से ज्यादा है लेकिन 5 एकड़ से कम है, इस प्रकार की भूमि को भूमि प्रबंधक समिति में प्रस्ताव द्वारा जब शामिल किया जाएगा, जब उप जिलाधिकारी उसे शामिल करने का आदेश दे दे, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करते हैं। तालाबों को मत्स्य पालन के उद्देश्य से पट्टे पर दिया जाता है। जो तालाब होते हैं उनको गांव के ही किसी व्यक्ति को तालाब से संबंधित व्यापार करने के लिए
किराए पर दिया जाता है या दिया जा सकता है, जैसे लगान पर, मालगुजारी पर। संहिता की धारा 4(2) में कृषि को परिभाषित किया गया है। संहिता की धारा 4(2) में किसको परिभाषित किया गया है? हमारी कृषि को। तथा मत्स्य पालन कृषि में सम्मिलित है। जो मत्स्य होता है मछली, मछली पालन को कृषि में ही शामिल किया जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया था कृषि, जैसे मत्स्य पालन, सुअर पालन, ये सभी क्या है? हमारे कृषि में ही आते हैं। ठीक है। मत्स्य पालन का आवंटन के पश्चात मछली पालन के साथ साथ सिंघाड़ा की खेती, जलजनित सब्जियां या जलीय फूलों की खेती कर सकता है। दूसरे पट्टे की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं होता। यहाँ पर एक बात बोली है, जो गांव के जो तालाब होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा पानी एकत्रित हो जाता है संपूर्ण गांव का, अगर उसका क्षेत्रफल 0.5 एकड़ है तो वो संपूर्ण गांव के निवासियों के लिए, संपूर्ण निवासियों के लिए क्या होगा? उपयोग में होगा। अगर वहीं पर इसका क्षेत्रफल 0.5 से ज्यादा हो और 5 एकड़ से कम हो तो ऐसे तालाब को व्यापार हेतु, व्यापार में क्या कर सकते हैं? मत्स्य यानी मछली पालन कर सकते हैं। दूसरा, पानी से संबंधित कोई फल, जैसे हमारा सिंघाड़ा होता है, फूल या कोई बेल जिस पर कोई वस्तु लगती हो, ये सभी हम उस पर व्यापार हेतु पट्टे पर उठा सकते हैं। ठीक है। और इसका पैसा कौन लेगा? ग्राम का प्रधान, ठीक है, या भूमि प्रबंधक समिति। और भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होता है। ठीक है। और ये भूमि प्रबंधक समिति इस पट्टे पर प्राप्त धन को कहां पर पहुंचाएगी? राजस्व विभाग या भूमि प्रबंधक समिति में एकत्रित किया जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है, 15 क्वेश्चन कराए हैं। और ये पहली बार तो आपका क्या था? बेस भी क्लियर करेंगे और आपके वेरी वेरी इंपोर्टेंट थे। आपके एग्जाम में आने के इसके चांस 4 नंबर 5 नंबर में है, और कोई कोई क्वेश्चन तो आपकी अगर किस्मत सही है तो वो 10 नंबर में भी आ जाएगा। दूसरी बात, मैंने आपको लैंड लॉ से रिलेटेड वह सभी क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे। मैंने सभी वो नॉलेजफुल और वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो लॉ से यानी लैंड लॉ से रिलेटेड थे। अगर एग्जामिनर अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन बनाकर आपको पेश करता है या देता है तो उम्मीद करता हूं जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसी के आधार पर आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख के आओगे। ठीक है। अगर किसी कारण से आप सेक्शन भूल जाते हो तो परेशान ना होना, बिना सेक्शन के अपनी थ्योरी कर सकते हो। दूसरा, ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करना, अच्छे से इनके डेफिनेशन लिखना और इनकी हेडिंग्स लिखना। ठीक है। अगर एग्जामिनर अपनी तरफ से बनाकर कोई क्वेश्चन कर दे, पेश कर दे, तो उम्मीद है कि आप इन सब चीजों को पढ़ने के बाद उस एग्जामिनर के क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे सकते हो। इतना तो मुझे आप पर विश्वास है। ठीक है। और आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।